हो देन कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो आपका आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आया कैसे? अब ये होता यूं है, अगर आप एडिशन ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हो और उसके बाद फिर आप कुछ ऐसी कंडीशन लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट फर्स्टली एरे को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे वो बन जाती है एम्प्टी स्ट्रिंग। यही केस ऑब्जेक्ट के साथ होता है। पर लेकिन आप इसे कंसोल में करते हो और विजुअल कोड में ऐसे करने का ट्राई करते हो तो आपको एक एरर मिलता है। वो एरर होती है अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट। अब होता यूं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप करली ब्रेसिस या फिर जो एम्प्टी ब्लॉक होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि ये इग्नोर हो जाता है। इग्नोर होने की वजह से जावास्क्रिप्ट को लगता है कि जो आपका कोड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है डॉट ऑपरेटर से। तो अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा कैसे? इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रेसिस के अंदर आपको ब्रैकेट लगाना है, देन यहाँ पर आपको करली ब्रेसिस लगाना है, उसके बाद आप टू स्ट्रिंग का यूज करोगे, देन आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर मिलेगा। इसको अंडरस्टैंड करने का एक तरीका और है कि कर्ली ब्रेसेस इग्नोर कैसे हो जाते हैं। अगर आप यही चीजें पहले हमने ऐसे लिखा था, अगर आप इसको रिवर्स कर दो कुछ ऐसे, तो आपका आउटपुट मिलेगा जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर देता है, तो फिर जो इग्नोर करने के बाद जो आपकी स्टेटमेंट बनती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। और जैसे ही आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज के साथ आगे प्लस लगाते हो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, और नंबर में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप एम्प्टी मैरी में कुछ ऐसे लिखते हो तो आउटपुट मिलता है जीरो। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का टाइप का वर्जन नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट का बेस पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप एक एरे डिफाइन करते हो लाइक दिस और उसके अंदर कोई वैल्यू पास करते हो, देन सिर्फ एंटर करते हो, देन एरे की 10th इंडेक्स पे आप कोई वैल्यू डालते हो लाइक दिस, उसके बाद आप सिर्फ एंटर करके एरे डॉट लेंथ जाते हो, देन एंटर करते हो तो आपको लेंथ मिलती है 11, क्योंकि उसकी जो लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है और 10th इंडेक्स पे 10th वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आप उसमें से वैल्यू निकालने का ट्राई करते हो यूजिंग फॉर ईच मेथड, तो जो आपको आउटपुट वो मिलता है 1 2 3 और 10, बीच की वैल्यू नहीं मिलती है। क्योंकि जो फॉर ईच होता है वो केवल उन्हीं वैल्यू को एरे में से निकालते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती है एरे के अंदर। और इस केस में क्या हो रहा है, एरे की जो अंदर जो वैल्यू जा रही है वो स्पेस जा रही है। इसको हम दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं वापस जाके वही कंडीशन में लिखूं, वेर एरे, देन उसके अंदर मैं कोई रैंडम सी वैल्यू पास कर दूं, देन सिर्फ एंटर कर दूं, एरे की जो 10th इंडेक्स पे मैं 10 लिख दूं, देन लेंथ करूं तो 11 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस एरे की जगह ये पास ना करके अगर मैं इसको कॉपी करूं, देन अगर मैं कुछ ऐसा करूं, यहाँ पर अगर मैं नल दे दूं और अनडिफाइंड दे दूं और उसके बाद मैं एंटर करूं और फिर वही कंडीशन लगाऊं फॉर ईच के थ्रू, इसको आइटरेट करने का ट्राई करूं, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 1 2 3 नल अनडिफाइंड और 10 मिलेगा। इसका मतलब एरे के बीच में, यानी 10th इंडेक्स के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो एक स्पेस होती है। वो नल नहीं होती है, वो अनडिफाइंड नहीं होती है, वो एक स्पेस होती है। क्योंकि फॉर ईच स्पेस को काउंट नहीं करता, इसलिए वो जितनी भी अंदर कोई वैल्यू होगी, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, नल अनडिफाइंड कुछ भी हो, वो वही निकालेगा, स्पेस को वो काउंट नहीं करता। यही होता है जो फॉर ईच का रूल, जो इतना काफी फेस्ट होता है।